जी फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तक हमने इंडिया में उगाए जाने वाले अलग अलग क्रॉप्स के बारे में हमने देखा था। अब हम एग्रीकल्चर के फील्ड में जो चेंजेस आए वो कैसे आए, वो रिफॉर्म्स की बात करेंगे। उसके बाद हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे एंड बाद में हम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी इकोनॉमी में, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले हम इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर में हुए उसके बारे में बात करते हैं। रिफॉर्म्स मींस जो बदलाव हुआ उसकी बात करते हैं। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का लिस्ट अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में वी हैव टेक्नोलॉजिकल, देखो टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो चेंजेस आए उसके कारण एग्रीकल्चर में जो बढ़ोतरी हुई उसमें वन इज मैकेनाइजेशन, दूसरा इरिगेशन, इंप्रूव्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज बढ़ना, मीडिया का कैंपेन और एग्रीकल्चरल रिसर्च में बढ़ोतरी होना। एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशनल मींस माળખાગત जो चेंजेस आए उसमें जमींदारी का एंड होना, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर लोन्स, क्रॉप इंश्योरेंस प्लान्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेजेस का बनना, मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड सपोर्ट प्राइसेस। इसकी बात हम डिटेल में तो करते हैं। तो फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो एग्रीकल्चरल टूल्स हैव बीन मैकेनाइज्ड, हमने मैकेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया है। सी अर्लियर जो फार्मर था वो पर्शियन व्हील, बुलक, वुडन प्लाव एंड बुलक कार्ट यूज करता था। आज वो मोनो ब्लॉक यूज करता है, पंप, सबमर्सिबल पंप यूज करता है फॉर इरिगेशन। वो ट्रैक्टर, थ्रेशर जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करता है। इरिगेशन फैसिलिटी भी इंडिया में बढ़ गई है। आज 40% लैंड को इरिगेशन से पानी मिलता है, कम है। सी 40% लैंड को इरिगेशन से पानी मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि 60% लैंड आज भी रेन पे डिपेंडेंट है। ये अच्छी बात नहीं है। हमें 100% लैंड अगर इरिगेशन से मिल रहा है तो बारिश का प्रॉब्लम हमें निकल जाए, बारिश कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, फार्मर आज नया टेक्नोलॉजी जैसे ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी, स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहा है ताकि कम पानी में भी वो खेती कर सकता है। देन वो अच्छी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा है जैसे कि एनपीके मींस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स। देन डीएपी मींस डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसके बाद यूरिया एंड अदर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करता है। बायो फर्टिलाइजर्स का यूज भी बढ़ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देता है, इकोनॉमिक एड देता है फार्मर्स को फर्टिलाइजर और सीड्स खरीदने के लिए। फार्मर्स अच्छी क्वालिटी का पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहा है, बायो कंट्रोल के मेथड अपना रहा है ताकि क्रॉप्स को पेस्ट जंतु से बचा सके। पेस्ट मींस जंतु। गवर्नमेंट पेस्टिसाइड खरीदने के लिए भी आर्थिक मदद देता है, इकोनॉमिक एड देता है। फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग मीडिया यूज करता है जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स। देन किसान लोगों का टोल फ्री नंबर है 1800-180-1551। ये किसान कॉल सेंटर है, इसमें कभी भी किसान फोन करके माहिती ले सकता है। देन गवर्नमेंट का वेब पोर्टल्स, फार्म वेब पोर्टल्स भी है। आई खेडूट करके ऐप है, अलग अलग मोबाइल ऐप है लाइक एग्री मार्केट, उसके द्वारा उसको भाव का आइडिया आता है। देन ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए फार्मर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। गवर्नमेंट का जो ग्राम सेवक है, गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है, वो विलेज लेवल पे अपॉइंटेड है ताकि फार्मर्स को गवर्नमेंट के पॉलिसीज का बेनिफिट उसको मिले या जानकारी दे सके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी इस्टेब्लिश्ड है अलग अलग जगह पे, हर स्टेट में तो है ही, ताकि एग्रीकल्चरिस्ट और एग्रो साइंटिस्ट की सुविधा फार्मर्स को मिले। गुजरात की बात करें तो सरदार पटेल
कृषि यूनिवर्सिटी दाटीवाड़ा में लोकेटेड है, जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। उसी का एक सेंटर है, उसी का सेंटर है नवसारी में, और उसका फार्म है सूरत में। सूरत में सिटी लाइट पे आप जाएंगे तो जो साइंस सेंटर के पीछे जो बड़ी जमीन है वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की है, नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जमीन है, तो ये सरदार पटेल कृषि यूनिवर्सिटी। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी गवर्नमेंट ने सेटअप किए, लाइक इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, फुल शॉर्ट फॉर्म है आईकर, एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म है डेयर। आप प्लीज ये याद रखना, एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए ये इंस्टीट्यूट्स सर्विस है, ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखना है। आपको शॉर्ट फॉर्म दिया होगा, आपको फुल फॉर्म लिखना है। ये हुआ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, राइट। अब तक हमने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स देखे, अभी हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखते। गवर्नमेंट ने जमींदारी एबॉलिश किया, जमींदारी को एबॉलिश किया ताकि फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण रोका जा सके। उसके बाद लैंड रेगुलेशन एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया ताकि लैंड सीलिंग इसमें आ गया। लैंड टू द टिलर एक्ट से टेनेंसी एक्ट पास किया, जिसमें लैंड टू टिलर यानी जो खेती करे, जो खेदे, उसकी ओनरशिप, उसकी जमीन। सेम वे लैंड ओनर एंड फार्मर के बीच में, जमींदार और फार्मर के बीच में इनइक्वालिटी दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट इंप्लीमेंट किया कि मैक्सिमम लैंड जो आप अपना ओन कर सके वो गवर्नमेंट ने सीलिंग फिक्स कर दिया। तो दिस आर ऑल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ऐसे ही विनोबा भावे करके जो एक बहुत बड़ा स्वतंत्र सेनानी था, उसने भूडान यज्ञ किया था, जिसमें जमींदारों से, बड़े बड़े जमींदारों से लैंड उसने डोनेट कराया था छोटे छोटे फार्मर्स को। देन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड प्रोग्राम के अंदर, ये कंसोलिडेशन मींस एक करना, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वो यूनिफाइड एक होके टू मेक बिग फार्म्स, ताकि वो इकोनॉमिकली वायबल हो जाए। ये एक अच्छा प्रोग्राम है कि यू सी कि हमारा छोटे छोटे लैंड्स है, छोटे लैंड्स है, ये छोटे लैंड को एक करके एक फार्म में कन्वर्ट करो, ये सारे लैंड्स को एक ही फार्म में ज्वाइन कर दो एंड सब मिलके फार्मिंग करे तो आप अच्छा टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगे। इंडिया में एक्चुअली लोग लड़ के ही हमेशा कोऑपरेट नहीं करते, इसलिए ये सफल नहीं हो पाए, वरना ये इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि पूरा विलेज एक अपना लैंड बना दे, कॉमन लैंड बना दे, सब फार्मर अपना लैंड जमा कर दे, ज्वाइन करके साथ में खेती करे एंड बाद में लैंड के हिसाब से बाद में प्रॉफिट का बंटवारा कर ले। देन फार्मर को गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लोन भी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इस्टेब्लिश करने का गवर्नमेंट ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा फार्मर को लोन्स मिलता है एट लो इंटरेस्ट रेट्स। उसके अलावा मार्केटिंग यार्ड, लोकल मार्केटिंग यार्ड, जैसे सूरत में सरदार मार्केट जो है, गोडाउन्स एट कोऑपरेटिव एंड गवर्नमेंट लेवल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सब बढ़ा गया है ताकि फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, सपोर्ट प्राइस मिले अपना प्रोडक्ट्स के लिए, कोई उनका शोषण न करे, एक्सप्लॉयटेशन न करे, उसके लिए सेटअप गवर्नमेंट ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है। गुजरात में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, जैसे गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर फेडरेशन, शॉर्ट फॉर्म है ग्रोफेड। देन गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में गुज को मासोल। दूसरा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, दैट इज एनडीडीबी। ये सब फार्मर को हेल्प करते हैं। ऐसे ही नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। ऐसे सब इंस्टीट्यूट्स फार्मर को हेल्प करते हैं कि उनको अच्छा भाव, रीजनेबल प्राइस में अपना प्रोडक्ट्स बेच सके। गवर्नमेंट ने फार्मर को एग्रीकल्चरल क्रॉप इंश्योरेंस प्लान भी प्रोवाइड किया ताकि फार्मर प्रोटेक्ट हो जाए, क्रॉप की फेलियर से उसको प्रोटेक्शन मिले। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम नया टॉपिक करते हैं कॉल्ड ग्रीन
रिवॉल्यूशन। से ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 का डिकेड्स में इंडिया में चालू हुआ। उससे पहले के टाइम में इंडिया में एक बहुत बड़ा शॉर्टेज होता था, एक्यूट शॉर्टेज होता था हर साल अनाज का, फूड ग्रेन्स हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। इमेजिन इंडिया का 70-80% पॉपुलेशन खेती करे और फिर भी हमें दूसरे कंट्रीज में से खाना इंपोर्ट करना पड़े, कितनी दयाजनक बात थी। तो व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन नाउ? ग्रीन रिवॉल्यूशन का डेफिनेशन देखिए, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड सीड्स, increased use of chemical fertilizer, intense efforts of the farmer, widespread arrangement for electricity distribution, improved facility for irrigation, etc. is called green revolution. सिंपल भाषा में एग्रीकल्चर में जो हमारे प्रोडक्शन बढ़ गया, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जो बढ़ा, और वो प्रोसेस वो पूरा उसको वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हुआ। जैसे अच्छा फर्टिलाइजर्स, अच्छे सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करके, फार्मर को नॉलेज प्रोवाइड करके, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ प्रोवाइड करके, मशीन को अपना के एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी होना, इसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ एग्रीकल्चर में, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ मिल्क में। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन में? इट वॉज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करने के लिए एंकरेज किया गया, उनको प्रोडक्शन बढ़ाने का उनका टारगेट था, और इसके कारण व्हीट और राइस में, पैडी में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हुआ प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हुआ ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब इंडिया में एक जमाना में स्कैसिटी था फूड ग्रेन्स का, आज हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज है फूड ग्रेन्स का। आज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, सेल्फ रिलायंट हो गया है फूड ग्रेन्स। एक जमाने में ड्रॉट इंडिया का हैजर्ड था, दुष्काल बोलते हैं, आज उसका इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आज इंडिया में कोई ड्रॉट नहीं होता है। ड्रॉट होता है लेकिन हम उसको निपट सकते हैं उसके साथ। इंडिया के पास आज बफर स्टॉक है। बफर मींस एक्स्ट्रा स्टॉक है फूड ग्रेन्स का। इसके कारण स्कैसिटी का कंडीशन अभी बहुत कम हो गया है, हम उसको आराम से फेस कर सकते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो टुडे द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स हैज इंक्रीज। आज अब कैश क्रॉप पे ज्यादा फार्मर जोर दे रहा है, और इसके कारण क्या है, पल्सेस एंड अदर सीरियल्स का प्रोडक्शन कम हो गया है विद द रिपीटेशन ऑफ द सेम क्रॉप। इससे क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है, और एक्चुअली फार्मर कैश क्रॉप उगा रहा है तो खाने का क्रॉप्स, सीरियल एंड पल्सेस की कमी देखने को मिलती है। लेकिन टू रीच द स्टेज वेयर अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव प्रोग्रेस्ड यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी इन एग्रेरियन फील्ड, वी विल हैव टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये एक ग्रीन रिवॉल्यूशन काफी नहीं है, हमें अभी सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी जो प्रोग्रेस हुआ वो काफी नहीं है, अभी भी हम बहुत पीछे है। तो आगे और बढ़ने का हमारे पास और स्कोप है। एक काम करते हैं, हम ये वीडियो अभी यहां पे एंड करते हैं, और बाकी का जो टॉपिक बचा है हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।